Good morning, class. Today we have to study about the enzymes. First topic is introduction. It is proteins which act as catalyst. ये proteins होते हैं basically और इनकी एक्टिविटी कैटलिस्ट की तरह होती है. मीन्स ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं और उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं. तो इनकी जो एक्टिविटी है मेनली वो कैटालिसिस की होती है. जैसे कैटलिस्ट एक्ट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, सेम वही प्रोसीजर ये भी फॉलो करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दे प्ले वाइटल रोल इन फंक्शन ऑफ सेल एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो सेल होती है, ये सेल के फंक्शन के लिए और ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं. बिल्कुल इनका वाइटल रोल होता है उनमें, सेल के फंक्शनिंग में और ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ में. एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी बिटवीन 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड. एंजाइम्स की जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है वो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाई जाती है. The enzymes became inactive at 0 degree centigrade and beyond 65 degree centigrade they become denatured. जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर एंजाइम्स को रखा जाता है तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करके 65 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो वो डीनेचर्ड हो जाते हैं. मीन्स उनकी जो नेचुरल एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है. दीज आर सॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट एल्कोहल. कंसनट्रेटेड एल्कोहल प्रेसिपिटेट्स देम. ये वाटर और डाइल्यूट एल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं और एल्कोहल इनको प्रेसिपिटेट कर सकता है. The pH of medium and effect it is directly proportional to the activity of it. ये जिस मीडियम में रखे जाते हैं उसके pH के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स जैसे जैसे मीडियम का pH बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनकी एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, और जब pH डिक्रीज करेंगे तो इनकी एक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी. तो ये pH ऑफ मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. Its activity is reduced by formaldehyde, free iodine, heavy metals and tannins. इनकी एक्टिविटी फॉर्मल्डिहाइड, फ्री आयोडीन मॉलिक्यूल्स, हैवी मेटल्स और टैनिन की प्रेजेंस में डिक्रीज कर जाती है. द एंजाइम आर प्रोटीन्स दैट रेंज इन मॉलिकुलर वेट फ्रॉम 13,000 टू एज मच एज 840,000 डाल्टन. जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली, और इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है उसकी रेंज 13,000 से 840,000 डाल्टन के बीच इनका जो है मॉलिकुलर वेट पाया जाता है. माइन्यूट क्वांटिटीज़ ऑफ एंजाइम आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए ओनली बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है. मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो वो उस रिएक्शन को कंप्लीट, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो है सफिशिएंट होता है, क्योंकि ये इनका फंक्शन कैसा होता है, कैटलिस्ट की तरह. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. जैसे पहला है इसमें स्पेसिफिसिटी. दे कैटालाइज ओनली वन रेंज ऑफ रिएक्शन. एंजाइम्स किसी एक तरह के केमिकल रिएक्शन को ही कैटालाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट, दे आर एक्सेप्शनली वर्सेटाइल कैटालिस्ट. लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन ऐसा भी है कि ये डिफरेंट टाइप के फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे दे गिव हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसाइल ट्रांसफर रिएक्शंस, अल्कोहल कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन एंड फ्री रेडिकल रिएक्शंस. तो ये कभी कभी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस भी शो करते हैं. जैसे हाइड्रोलिटिक रिएक्शन भी शो करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को भी कैटालाइज करेंगे, एसाइल ट्रांसफर रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन एंड फ्री रेडिकल रिएक्शंस. दे आर एक्सीडिंगली एफिशिएंट अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस. जब ऑप्टिमल कंडीशंस अवेलेबल होती हैं, मीन्स जिस टाइप का टेम्परेचर चाहिए, पीएच चाहिए, अगर वो सारी चीज़ें इनका एक्यूरेटली अवेलेबल है तो इनकी एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी शो करते हैं अगर ऑप्टिमम कंडीशंस इनको
मिलती है। तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस प्रोसीड 8 to 10 टाइम्स मोर रैपिडली देन नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कोई चल रही है, वहाँ पे एंजाइम्स यूज हो रहा है, मीन्स एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है, तो वो ज़्यादा 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा रैपिड होगी, ज़्यादा फास्ट होगी रेदर देन नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस, क्योंकि एंजाइम्स जो रिएक्शन है उसको कैटालाइज करते हैं, जिससे जो केमिकल रिएक्शन हो बहुत ही फास्ट होती है और वो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट भी हो जाती है देन नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। स्पेसिफिसिटी और वर्सेटाइल कैटालिस्ट की तरह भी फंक्शन करता है। ऑप्टिमल कंडीशन में बहुत ही फास्ट रिएक्शन शो होती है। इसके अलावा नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन से ये 8 to 10 टाइम्स मोर रैपिडली परफॉर्म होती हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को 3 तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन दे कंट्रोल, मीन्स जिस टाइप के रिएक्शन को परफॉर्म कर रही है, कंट्रोल कर रही है, उसके आधार पे। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, मीन्स कहाँ पे वो एक्ट कर रहे हैं एंजाइम्स, साइट ऑफ एक्शन उनका क्या है, उसकी बेसिस पे भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिस पे कि एंजाइम्स एक्शन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। तो 3 टाइप से इनको क्लासीफाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ हमें जो पढ़ना है अपने टॉपिक में वो मेनली हमारा ये फर्स्ट वाला है आपका, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन दे कंट्रोल। यहाँ पे हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी। इसमें क्या क्या आएगा? जैसे पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकेंड है ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइगेजेस, आइसोमेरेजेस, लाइगेजेस। ये जिस टाइप की वो फंक्शन, जिस टाइप की एक्टिविटी एंजाइम शो करते हैं, उनके बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया है। जैसे पहला इसमें है हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम से समझ में आ रहा है इसमें कौन कौन सी रिएक्शन परफॉर्म हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ये किस टाइप के फंक्शन यहाँ पे शो कर रहा है? ये ऑक्सीडो रिडक्शन को को कैटालाइज कर रही हैं। कहीं पे कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ उसमें रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को भी ये कैटालाइज करते हैं। कैटालाइजिंग ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सब्सटेंसेस, 2 सब्सटेंसेस के बीच में ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, कैटालाइज करते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? पराऑक्साइड्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये दोनों क्या है हमारे? ऐसे एंजाइम्स जो कि ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। दूसरा है ट्रांसफरेजेस, कैटालाइजिंग ए ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट्स। कोई भी 2 सबस्ट्रेट जिस पे एंजाइम फंक्शन कर रहा हो, उनके बीच में किसी भी ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से उठा करके दूसरे सबस्ट्रेट तक पहुंचाना। ठीक है, एक सबस्ट्रेट से ट्रांसफ़र करके दूसरे सबस्ट्रेट तक पहुंचाने का इस टाइप का अगर कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, तो उसको ये कैटालाइज करते हैं। इनके एग्जांपल हैं ट्रांस मिथाइलेज और ट्रांस एमिनेज। लेकिन वो ग्रुप कौन सा होना चाहिए? अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा कोई ग्रुप होना चाहिए। जैसे ट्रांस मिथाइलेज का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है उसको ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ट्रांस एमिनेज का मतलब हुआ एमीन ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे। तो पहला हो गया ऑक्सीडो रिडक्टेज और दूसरा ट्रांसफरेज। थर्ड है हमारा हाइड्रोलेजेस, कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइल, एसिड एनहाइड्राइड, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड और पीएन बॉन्ड्स, फॉस्फेट और फास्फोरस और नाइट्रोजन बॉन्ड्स। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हैं ये, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलेजेस।
कौन कौन से ग्रुप आएंगे जिनकी हाइड्रोलिसिस होती है? इसमें एस्टर्स हो सकते हैं, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइल, एसिड एनहाइड्राइड, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, कार्बन हैलाइड बॉन्ड, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन बॉन्ड्स, इनके बीच इनकी ये हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं हाइड्रोलेजेस। और इसके अंतर्गत जो एंजाइम्स हमारे आएंगे वो होते हैं कार्बोहाइड्रेज, अगर ये कार्बन कार्बन के बीच में हो रही है तो लाइपेजेस और प्रोटीनेजेस। नेक्स्ट ligases, catalyzing removal of groups from substrate by mechanism other than hydrolysis, leaving double bond। मीन्स इस टाइप की ग्रुप का रिमूवल होता है जो कि अदर देन हाइड्रोलिसिस, इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं परफॉर्म हो रही हो, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल ना रिलीज होकर के कोई अदर ग्रुप अगर इसमें रिलीज हो रहा है तो इस टाइप की एक्टिविटी को अगर कैटलाइज कर रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं लाइगेजेस। और इसमें जब जैसे ही वो ग्रुप रिलीव होगा वहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल इसका है फ्यूमरेज। नेक्स्ट है आइसोमेरेजेस। नाम से समझ में आ रहा है आइसोमेरेज का मतलब आइसोमेरिक रिएक्शन कहीं परफॉर्म हो रही होगी तो वहाँ उस रिएक्शन को ये कैटलाइज करेंगे। कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिक, जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स। ये 3 टाइप के आइसोमर्स होते हैं जिनमें कि आइसोमेरिक रिएक्शंस परफॉर्म करी जाती है और उनको ये कैटलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल G6 फॉस्फेट आइसोमेरेज। नेक्स्ट है लाइगेजेस। कैटलाइजिंग लिंकेज ऑफ 2 कंपाउंड्स coupled to the breaking of a pyrophosphate bond in ATP और सिमिलर कंपाउंड। ये कहीं पे भी अगर ATP से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन जिसको पायरोफॉस्फेट बॉन्ड जो है, पायरोफॉस्फेट जो बॉन्ड होता है उसके ब्रेकिंग के बाद ATP मॉलिक्यूल हमारा रिलीज़ होता है, इस टाइप का अगर कहीं भी रिएक्शन हो रहा होगा तो उसको ये कैटलाइज करते हैं। और इसमें एग्जाम्पल हमारा है एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पढ़े जो कि उनकी एक्टिविटी की बेसिस पे बनाए गए हैं। जैसे इसमें हमने देखा लाइगेजेस, आइसोमेरेजेस, लाइगेजेस, ऑक्सीडो रिडक्टेज भी आपने पढ़ा इसके पहले, और ट्रांसफरेजेस भी देखा, हाइड्रोलेजेस भी देखा। तो मेनली 6 टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि उनकी एक्टिविटी के बेसिस पे क्लासीफाई किए जाते हैं। अब इस एंजाइम्स कैटेगरी की हम जो पहली ड्रग यहाँ पढ़ेंगे वो है हमारा पैपेन। यहाँ आप प्लांट देख रहे होंगे, ये किस चीज़ का प्लांट बना हुआ है, ये पपाया का प्लांट है। तो प्लांट से समझ में आ रहा है कि ये एंजाइम हमें कहाँ से मिलता होगा, पपाया से, पपीते के प्लांट से मिलता है हमारा ये एंजाइम पैपेन। सिनोनिम्स इसके क्या क्या हैं, पैपेन एंड पेपोइटिन, ठीक है, पैपेन एंड पेपोइटिन। Biological source, papain is dried and purified latex obtained from milky juice of unripe fruits of Carica papaya family Caricaceae। Carica papaya क्या है, इसका बॉटेनिकल नेम है हम पपाया फ्रूट का। तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये फ्रूट के प्योरीफाइड लेटेक्स, जो लेटेक्स वाइट कलर का आपने देखा होगा जब फ्रूट तोड़ते हैं प्लांट से तो उसमें वाइट कलर का लेटेक्स निकलता है। तो उससे जो इंसीजन करके, जैसे जब कच्चा फ्रूट जो होगा, अनराइप फ्रूट, ऐसा नहीं कि राइप फ्रूट लेंगे, इसके लिए हम क्या लेंगे, अनराइप फ्रूट लेंगे और उसमें इंसीजन करेंगे, उसको काटेंगे तो उसमें क्या होता है, लेटेक्स की तरह वाइट वाइट हमें मटेरियल मिलता है जिसको हम बोलते हैं मिल्की जूस ऑफ अनराइप फ्रूट ऑफ कैरिका पपाया। इसके अनराइप फ्रूट से मिलता है, इसका लेटेक्स मिलता है जिसको हम मिल्की जूस बोलते हैं, और इसकी फैमिली है हमारी कैरिकेसी। जियोग्राफिकल सोर्स, नेक्स्ट है इसका जियोग्राफिकल सोर्स। पपाया इज इंडिजिनस टू ट्रॉपिकल अमेरिका एंड कल्टिवेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पपाया हमारा मेनली ट्रॉपिकल अमेरिका में पाया जाता है और ये बहुत सारी जगहों पे, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे इसको उगाया भी जाता है
ऑन लार्ज स्केल इट इज़ कल्टिवेटेड इन श्रीलंका। श्रीलंका में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये उगाया जाता है। इसके साथ साथ ये तंजानिया, इंडिया, हवाई, फ्लोरिडा, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। इन इंडिया इट इज़ सक्सेसफुली कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इंडिया में ये मेनली महाराष्ट्र में, बंगाल में, बिहार और उत्तर प्रदेश में उगाए जाते हैं ये। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। इसको कैसे बनाएंगे हम, इसके लेटेक्स से हम फर्दर कैसे इसको हम ड्राई करके उसको कैसे हम एज ए मेडिसिन की तरह बनाते हैं, उसका प्रिपरेशन यहाँ पे हम देखेंगे। मोस्टली फाउंड इन लेटेक्स ऑफ फ्रूट्स। ये मेनली जो फ्रूट का लेटेक्स होता है उससे मिलता है। इसके साथ साथ ये स्टेम्स, लीव्स और पेटियोल्स में भी पाए जाते हैं। लेटेक्स कलेक्टेड बाय मेकिंग 2 to 4 इncisions अबाउट 1/8 इंच डीप। जो इसमें हम चीरा लगाते हैं या कट करते हैं वो अबाउट 2 to 4 इंसिजन, 2 से 4 जगह पे हम उसको इंसाइज करते हैं, काटते हैं। और जो उसकी जो गहराई होती है चीरे की वो 1/8 इंच होनी चाहिए। वाइल इट्स बिकम मेच्योर ऑन ट्री ग्रीन। और इसको हम कब कलेक्ट करते हैं, जब हमारा जो प्लांट है वो पूरी तरीके से मेच्योर हो। इंसिजन्स मेक्स अर्ली इन द मॉर्निंग एट इंटरवल्स 3 to 7 days। इंसिजन्स हमेशा हम अर्ली मॉर्निंग में लगाते हैं, बिल्कुल सुबह के टाइम में लगाया जाता है चीरा। और ये 3 से 7 दिन के इंटरवल पे, जैसे आज अगर लगाया गया तो उसके फिर 3 दिन बाद हम उसको फर्दर उसको इंसाइज करते हैं। 3 से 7 दिन के बीच का गैप होना चाहिए। कलेक्टेड ऑन नॉन मेटेलिक कंटेनर और ऑन क्लॉथ। और जो हम कलेक्शन करते हैं लेटेक्स का वो नॉन मेटेलिक कंटेनर होना चाहिए, मेटल कंटेनर में नहीं करते हैं। और या फिर हम क्लॉथ पे भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ड्राई एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही हम कलेक्ट करेंगे तुरंत उसको हम ड्राई कर लेते हैं। आइदर बाय सन ड्राइंग और बाय हीटिंग अबव 38 डिग्री सेंटीग्रेड। या तो हम इसको सन के अंदर में ड्राई करेंगे या फिर हम 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको ड्राई कर सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट शुड बी क्रीमी वाइट। जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है ड्राई करने के बाद वो कैसा होता है, क्रीमी वाइट। सील्ड इन एयर टाइट कंटेनर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ एक्टिविटी। फिर इसको जब हम कलेक्ट करते हैं उसके बाद हम जो कंटेनर में इसको रखते हैं उसको पूरी तरीके से एयर टाइट रखते हैं, जिससे उसकी एक्टिविटी जो है ख़त्म ना होने पाए, उसकी एक्टिविटी मेंटेन रहे। इफ़ 10% कॉमन सॉल्ट एंड 1% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज एडेड बिफोर ड्राइंग, एक्टिविटी इज़ मेंटेन फॉर मेनी मंथ्स। अगर इसमें कंटेनर में पैक करने से पहले इसमें 10% कॉमन सॉल्ट और 1% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ऐड कर दिया जाए, ड्राइंग से पहले, ड्राई करने से पहले अगर ये दोनों चीज़ें उसमें ऐड कर दी जाती हैं तो इसकी एक्टिविटी कई महीनों तक बनी रहती है। Yield of papain from latex is about 20%, 20 to 250 ग्राम पर ट्री। जैसे अगर 20 से 250 ग्राम के अबाउट अगर हमने ट्री लिया है तो उसमें 20% ऑफ लेटेक्स हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मीन्स डिस्क्रिप्शन, मीन्स उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट कैसा है, टेम्परेचर कितना होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। इट अकर एज वाइट और ग्रेस वाइट स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। ये वाइट कलर का होता है पाउडर या ग्रेस वाइट हल्का होगा। इसके साथ साथ इसकी जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स अगर इसके पाउडर को ऐसे ही ऐसा रखते हैं तो ये मॉइस्चर कंटेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका थोड़ा सा हाइग्रोस्कोपिक नेचर भी होता है। इट इज़ पार्शली सॉल्युबल इन वाटर एंड ग्लिसरॉल। ये वाटर और ग्लिसरॉल में आंशिक रूप से सॉल्युबल होता है। इट में डाइजेस्ट अबाउट 35 टाइम्स इट्स वेट ऑफ लीन मीट। अगर इसको लीन मीट के साथ रखा जाता है तो अपने वेट का ये 35 टाइम्स मोर, मतलब अगर इसका जो भी वेट है, मान लीजिए इसका 1 ग्राम वेट है तो ये 35 ग्राम लीन मीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। 35 गुना अपने से अधिक लीन मीट को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है।
Best grades digestion of 200 to 300 times their weight of coagulated egg albumin in alkaline media। इसका जो डाइजेशन है वो बेस्ट ग्रेड का होता है बिटवीन 200 टू 300 टाइम्स देयर वेट ऑफ कोआगुलेटेड एल्बुमिन इन एल्कलाइन मीडिया। ये अपने वेट से 200 से 300 ग्राम कोआगुलेटेड एग जो होते हैं, एग की एल्बुमिन को अपने अंदर डाइजेस्ट कर सकते हैं अगर इनको एल्कलाइन मीडिया में रखा जाता है तो। टेम्परेचर रेंजेस 60 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्टिमम पॉइंट 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है जिस पर इसको जिसमें ये स्टेबल होता है वो 60 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो ऑप्टिमम पॉइंट है जो इसके लिए ज़रूरी होता है वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम हमेशा रखते हैं। बेस्ट pH इज़ 5 बट वर्क ऑल्सो इन न्यूट्रल एंड एल्कलाइन मीडिया। इसके लिए जो ऑप्टिमम pH होता है वो 5 होता है, लेकिन ये न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडिया में भी फंक्शन कर सकता है। इट इज़ एक्टिवेटेड बाय रिडक्शन एंड इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीडेशन। अगर इसका रिडक्शन करेंगे तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस में है ये तो इसकी एक्टिविटी और डिक्रीज कर जाती है, डिक्लाइन कर जाती है। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। contains many biological active compounds important to our papain and chymopapain known to aid in digestion। इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, लेकिन जो दो मेन कंपाउंड्स हैं वो हैं हमारे पैपेन एंड काइमोपैपेन, और ये डाइजेशन की एक्टिविटी शो करते हैं। फिनॉलिक कंपाउंड मोर इन मेल ट्रीज। जो फिनॉलिक कंपाउंड्स होते हैं वो मेल ट्री में ज़्यादा पाए जाते हैं। एक्चुअली इनके दो टाइप के ट्रीज होते हैं, एक होता है फीमेल ट्री और एक होता है मेल ट्री। जो फ्रूट्स होते हैं वो फीमेल ट्री में आते हैं, लेकिन जो फिनॉलिक कंपाउंड्स हैं वो मेल ट्री में ज़्यादा पाए जाते हैं। लीव, फ्रूट, स्टेम एंड रूट यील्ड ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रोपेन, मैलिक एसिड, फोटोकाइनेज, फाइटोकाइनेज एंड कैल्शियम मैलिएट। इसके जो लीव, फ्रूट, स्टेम और रूट्स होते हैं उनमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रोपेन या पेपोइटिन जिसको बोल सकते हैं। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। इसके अलावा इसमें मैलिक एसिड होता है, फाइटोकाइनेज होता है और कैल्शियम मैलिएट भी पाया जाता है। इट्स फ्रेश लैटेक्स गिव्स काइमोपैपेन। जैसे इसका फ्रेश लैटेक्स जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें काइमोपैपेन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इट्स फ्रूट यील्ड सैकरोज 0.85%, डेक्सट्रोज 2.6%, लेवुलोज 2.1, पैक्टिन, मैलिक एसिड, साइट्रेट एंड पैपेन। जो इसका फ्रूट होता है उसमें सैकरोज, डेक्सट्रोज, लेवुलोज, पैक्टिन, मैलिक एसिड और साइट्रेट और पैपेन पाए जाते हैं। वोलेटाइल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सीड्स। इसकी सीड से वोलेटाइल ऑयल भी ऑब्टेन किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं, लेकिन जो मेन दो कंपाउंड्स हैं वो है पैपेन और काइमोपैपेन, जो कि डाइजेशन की एक्टिविटी में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर पैपेन। इसमें पहला टेस्ट है हमारा 10 ml ऑफ वाटर इंक्लूडिंग 20% ऑफ पाउडर्ड स्किम मिल्क is taken and the pH is adjusted to 5.5 with dilute acetic acid. To this solution 0.01 gram of papain is added and warmed to 37 degrees centigrade. The liquid coagulates indicating that the test is positive. 10 ml वाटर लेंगे, उसमें 20% हम स्किम्ड मिल्क डालते हैं और pH को एडजस्ट करते हैं टू 5.5 डिग्री 5.5 पॉइंट पे pH को एडजस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड। फिर इसमें हम 0.01 ग्राम पैपेन डालते हैं और इसको वार्म करते हैं एट द 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जो लिक्विड होता है वो कोआगुलेट हो जाता है, जो कि शो करता है कि इसमें पैपेन प्रेजेंट है। टेस्ट इज़ पॉजिटिव। सेकेंड टेस्ट है द सोल्यूशन ऑफ पैपेन इज एक्सपोज टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 270 to 280 नैनोमीटर।
जो पैपेन का सोल्यूशन लेते हैं और उसको एडजस्ट करते हैं 270 से 280 नैनोमीटर के वेवलेंथ पे। जैसे ही हम इस वेवलेंथ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे, द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इज एग्जिबिटेड एट दिस वेवलेंथ। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन कर्व जो बन के आता है, इस टाइप से जो कर्व बन के आएगा वो मैक्सिमम पीक शो करता है। 270 से 280 नैनोमीटर की रेंज के बीच ये मैक्सिमम पीक, इसका एब्जॉर्प्शन पीक शो होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें पैपेन प्रेजेंट है। तीसरा टेस्ट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ द सैंपल containing the enzyme is added to aqueous solution of potassium permanganate. Permanganate gets decolorized. स्मॉल अमाउंट में हम सैंपल को लेंगे यहाँ पे, और उसमें जिसमें कि एंजाइम प्रेजेंट है, उसको फिर एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट का और उसमें ऐड करते हैं। जैसे ही हम पोटेशियम परमैंगनेट का एक्वस सोल्यूशन ऐड करेंगे, परमैंगनेट तुरंत डीकलराइज होता है। परमैंगनेट का कलर एक्चुअली रेड से पर्पल कलर का होता है परमैंगनेट, लेकिन जैसे ही हम उसको एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं वो पूरी तरीके से डीकलराइज हो जाता है, जो कि शो करता है कि हमारा पैपेन कंटेंट प्रेजेंट है। फोर्थ टेस्ट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ द सैंपल कंटेनिंग एंजाइम इज एडेड टू मिल्क, द मिल्क गेट कर्डल्ड। एक्चुअली इसमें रेनिन पाया जाता है, जो पैपेन होता है उसमें रेनिन पाया जाता है। रेनिन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मिल्क को जो है कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें रेनिन पाया जाता है पैपेन में, इसलिए वो भी मिल्क को कैसे जैसे ही मिल्क के साथ हम इसको रखते हैं, ये तुरंत मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, जो कि शो करता है कि इसमें रेनिन प्रेजेंट है। तो ये मेनली 4 टाइप के टेस्ट हैं जो कि हम पैपेन की आइडेंटिफिकेशन के लिए परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है यूजेस। बीइंग प्रोटियोलिटिक एंजाइम, पैपेन इज यूज्ड एज ए डाइजेस्टेंट फॉर प्रोटीन्स। क्योंकि इसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, मीन्स प्रोटीन को ये तोड़ सकता है, लाइसिस कर सकता है प्रोटीन को, इसलिए इसमें डाइजेस्टेंट की प्रॉपर्टी होती है, या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती हैं, क्योंकि ये प्रोटीन को छोटे छोटे जो है पीसेस में ब्रेक कर सकता है, तो ये आसानी से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। इट शोज द प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी मच लाइक पेप्सिन। इसकी जो प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल पेप्सिन की तरह होती हैं। पेप्सिन भी क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, और ये इसके अंदर जो है प्रोटीन की लाइसिस करने की कैपेसिटी होती है। तो इसकी जो प्रोटियोलाइटिक कैपेसिटी है वो बिल्कुल पेप्सिन एंजाइम की तरह होती है। इट कैन बी कंबाइंड विद अदर एंजाइम्स सच एज एमाइलेज टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एड्स। इसके अंदर एमाइलेज जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, उसकी तरह इसमें भी डाइजेस्टेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसीलिए डाइजेस्टिव एड्स बनाने में हेल्पफुल होता है। डाइजेस्टिव जो भी मेडिसिन बनती हैं उसको बनाने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड एज मीट टेंडराइजिंग एजेंट इन द मीट पैकिंग इंडस्ट्रीज़। जो मीट पैकिंग इंडस्ट्री होती हैं, जहाँ पे मीट को पैक किया जाता है, वहाँ पे ये मीट टेंडराइजर एजेंट की तरह यूज होता है। मीन्स मीट में जो फाइबर्स पाए जाते हैं उनको तोड़ने के लिए, उनको सॉफ्ट बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ताकि जिससे मीट की पैकिंग में बहुत ही आसानी हो, क्योंकि फाइबर जब टूट जाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है और उसकी आसानी से पैकिंग की जा सकती है। तो मीट टेंडराइजिंग एजेंट की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है इन मीट पैकिंग इंडस्ट्री में। पैपेन 10% इज यूज्ड इन ऑइंटमेंट फॉर उन डिब्रिटमेंट, दैट इज़ फॉर द रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू। ये ऑइंटमेंट्स में कहीं पे अगर वुंड या घाव हो गया है उसमें भी ये यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो स्किन में जो डेड टिश्यू होते हैं उसको ये आसानी से रिमूव कर देता है। आपने देखा होगा जब भी कहीं वुंड या घाव हो जाता है तो धीरे धीरे जब वो हील होता है तो एक उस पर क्लॉट टाइप का बनता है और वो धीरे धीरे ड्राई होकर के वो निकल जाता है। तो ये डेड टिश्यू जो बनता है उसके रिमूवल में हेल्पफुल होता है, इसलिए ये वुंड डिब्रिटमेंट ऑइंटमेंट में ऐड किया जाता है, जिससे आसानी से वो डेड टिश्यू बाहर निकल सके।
It is also used in the treatment of contact lenses to prolong wearing time in keratopenic patient with papillary conjunctivitis. इसके साथ साथ ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाए जाते हैं, जो हम अपने आइज़ में लगाते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो भी किरेटोपेनिक पेशेंट होते हैं जिनमें पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस पाई जाती है। कंजक्टिवाइटिस एक डिजीज़ है जिसमें जो कंजक्टाइवा होता है वो हमारा धीरे धीरे रेड कलर का हो जाता है, रेडनेस हो जाती है उसमें। तो इस टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में भी ये हेल्पफुल होता है। तो इसके मेन यूजेस क्या हैं? ये डाइजेस्टेंट की तरह, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टेंट की तरह भी यूज़ होता है। इसके अलावा मीट टेंडराइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है मीट पैकिंग इंडस्ट्री में। इसके साथ साथ ये डाइजेस्टिव एड्स बनाने में भी हेल्पफुल होता है और कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाने में भी हेल्पफुल होता है, जिसमें कि पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाने में भी हेल्पफुल होता है। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी डाइजेस्टेंट की तरह होती है। इसके साथ साथ ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम की तरह एक्ट करता है और ये मीट टेंडराइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने एंजाइम्स पढ़े। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनकी, क्लासिफिकेशन क्या है, और इसके अंतर्गत आने वाला जो हमारा एंजाइम पैपेन है उसके बारे में हमने उसका सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, जियोग्राफिकल सोर्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और उसके यूजेस पढ़े यहाँ पे। ओके, थैंक यू क्लास।